रील्स ने अभिव्यक्ति को एक नया मंच दिया है। गांव का कलाकार हो या घर की रसोई में रेसिपीज बनाने वाली गृहिणी हो या कोई युवा उद्यमी, हर किसी के पास अपनी प्रतिभा दुनिया तक पहुंचाने का अवसर है। लेकिन इसी के साथ कई सवाल भी खड़े होते हैं। क्या रील्स रचनात्मकता का नया माध्यम है या क्षणिक लोकप्रियता की दौड़? क्या हम रील्स का उपयोग कर रहे हैं या कहीं रील्स ही हमारे समय और व्यवहार को नियंत्रित करने की कोशिश में है? इन्हीं सवालों पर आज हम एक सार्थक चर्चा करेंगे कि रील्स कल्चर, अभिव्यक्ति या आकर्षण। आज की हमारी परिचर्चा का ये विषय है और हमने अपने अतिथियों का स्वागत हम करते हैं। हमने स्टूडियो में आमंत्रित किया है विकास शर्मा जी को, जो कि दैनिक हिंदी समाचार पत्र में संपादक हैं, अनिल कुमार पांडे जी को, जो कि युवा कवि हैं, आलोचक हैं, संपादक हैं, और पूनम कालिया जी को, जो कि कई वर्षों से थिएटर से जुड़ी हुई हैं और अध्यापिका भी रही हैं। बहुत बहुत स्वागत जी आपका। शुक्रिया, धन्यवाद। आज हम रील्स कल्चर की बात करने जा रहे हैं। रील्स ने हम सभी को एक मंच दिया है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन ये सिर्फ सोशल मीडिया ट्रेंड ना होकर हमारी जीवन शैली का एक बहुत ही ज़रूरी हिस्सा बन के रह गई है। इतना ज़्यादा कैसे अपना लिया हमने रील्स कल्चर को? विकास जी, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे। जी शुक्रिया। सबसे पहले तो यहाँ बुलाया आप लोगों ने, इसके लिए धन्यवाद। रील्स का जहाँ तक संबंध है तो मैं कहना चाहूँगा कि अब जानते हैं हमारे देश में पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा है और इसका कोई गवर्नमेंट सर्वे, ऑथेंटिक सर्वे तो नहीं, लेकिन एक अलग अलग सर्वे के हिसाब से हम लोग ये कह सकते हैं कि इस समय इंडिया में कम से कम 50 करोड़ लोग हर रोज़ कम से कम 1 घंटा, कई लोग तो 3 घंटे भी रील्स पर बिताते हैं जी। तो जैसा आप जानती हैं कि हर चीज़ के कुछ सुखद दुखद पहलू होते हैं, तो ऐसा ही मामला रील्स का भी है। जी, मतलब कि हमें इसे देखकर एक क्षणिक खुशी होती है जी। कि मनोरंजन का एक बहुत बढ़िया माध्यम हमें ये लगता है। बिल्कुल, मनोरंजन की दृष्टि से कुछ समय के लिए टाइम पास तो कर ही देता है ये। और सबसे बड़ी बात ये कि जो नई प्रतिभाएं हैं, जिनको बड़ा मंच नहीं मिला, मान लीजिए जो विश्वविद्यालय में जाना चाहे, महाविद्यालय में जाना चाहे या बॉलीवुड वगैरह में जाना चाहे, जिनके अंदर एक टीस सी रही कि हम इस दुनिया में पदार्पण करें, उनके लिए एक स्वप्न की तरह बनकर तो आया है। और स्वप्न जितने यथार्थ होते हैं उससे कहीं ज्यादा लुभावने होते हैं। तो रील्स नो डाउट कि हमारे जीवन में एक लुभावना बन करके आया, जो धीरे धीरे अपने आकर्षण में हमें घेरता जा रहा है। जी, विकास जी ने एक बहुत ही अच्छा सर्वे हमारे साथ शेयर किया है कि हम कितना समय अनुमानन इस पे बिताते हैं। देखिए, रील देखते समय ये अंदाजा बहुत मुश्किल से लगा पाना होता है कि कितना समय बिता रहे हैं। कई बार हमें पता ही नहीं चलता कि कितना समय बिता। बिल्कुल, इतने एडिक्ट हो गए हैं कि आप खाना खा रहे हैं तो रील देख रहे हैं, आप चल रहे हैं तो रील देख रहे हैं। और कई लोगों को तो मैंने देखा कि अगर वे कोई बहुत जरूरी काम लिखने पढ़ने का कर रहे हैं तो बगल रील चल रहा है। ये जो प्रवृत्ति बनी इधर के दिनों में, ये काफी खतरनाक साबित हो रही है। जी, पूनम जी, आप भी कुछ कहना चाहिए? मैं ये समझती हूँ कि हमारे लिए ये बहुत आसान है शुरू करना किसी भी चीज़ को, लेकिन वो रुकना कहाँ है, कहाँ पर फुल स्टॉप उसका लगना है, ये हम भूल जाते हैं। तो हमारे हिंदुस्तान में तो हम समझे जो फ्री लोग हैं वो भरमार हैं। कुछ इसमें अगर मैं पर्सनल अपने लिए भी बात करूं, मैं गृहिणी हूँ इस समय। जब मैं अध्यापिका के पद पर थी तब से भी, अब मैं रिटायरमेंट के बाद, तो मैंने एक सोच के साथ रिटायरमेंट के बाद सोचा था कि मुझे बहुत क्रिएटिव काम करने हैं। और बड़े अफसोस की बात है कि इस शिकंजे में मैं खुद ही अपने आप को फंसा हुआ महसूस करती हूँ। कई बार तो ऐसा सोचता है कि लिमिट है ही नहीं टाइम की। जैसे सर ने बताया कि आप एक पिक्चर स्क्रॉल करते हैं, एक रील स्क्रॉल की, तो वो कहाँ जाके थमेगी आपको पता ही नहीं है। वो एक अजीब सी खुशी देने लग जाती है। कभी कभी तो ऐसा होता है जो जिंदगी में काम आप नहीं कर पाए हैं, वो रील के माध्यम से आपको लगता है कि अरे ये तो बड़े आसान है, दूसरे लोग कर रहे हैं। तो हम उस ट्रैप में फंस जाते हैं और बहुत बार होने लग जाता है कि आपका काम तो एक तरफ पड़ा हुआ है, आप घंटों, जब आप एकदम से घड़ी की तरफ देखते हो, ओ माय गॉड अभी तो 3 घंटे हो गए, 3 घंटे से मैं फ़ोन पे हूँ। तो मैं खुद ही अपने आप को इसमें से निकालने की कोशिश कर रही हूँ। तो मैं बच्चों के बारे में क्या ही कह सकती हूँ। मैं जोड़ दूं, एक जोक चलता है, लेकिन वो जोक जो है वो दरअसल एक सच्चाई बन चुका है। आपको किसी से कोई जरूरी बात करनी है तो फोन उठाते हैं। और रील्स की, जैसा सर ने कहा कि एडिक्टिव नेचर है, कोई रील आई, अट्रैक्टिव तो है ही, मनोरंजक तो है ही है, बिल्कुल। तो वो आपने एक देखी, अच्छा लगा, कंटेंटमेंट मिली, दूसरी तीसरी,
1 घंटे बाद आपको याद नहीं रहता कि किस पर्पस के लिए आपने फ़ोन उठाया था। जी। और तब तक 1 घंटा हो जाता, तब तक जब याद आता, ओहो 1 घंटा हो गया, चलो अब मैं कल करता हूँ। अभी कि रेल को हम बाजार के एक उपकरण के तौर पर भी ले सकते हैं कि बाजार सजा हुआ है, सामान उसमें हर तरह के। बिल्कुल। एक हिंदी के बड़े अच्छे कवि रहे, उन्होंने कहा कि चूल्हे तक आ गया बाजार, अम्मा घर संभाल के रखना। बहुत अच्छा। तो बाजार जिस तरीके से लोगों की मानसिकता को कब्जा करता रहा है, तो रील बाजार के एक जबरदस्त उपकरण के तौर पर कार्य कर रहा है, जिसमें वही आकर्षण है। एक बात। दूसरी बात, जब कोई चीज आती है तो वो पूरी तरह से हमारे समाज में स्वतंत्र छोड़ दी जाती है कि इसको विकसित होने दीजिए। जब तक वो विकसित होती है तब तक बहुत से लोगों को बेघर कर चुकी होती है। स्वतंत्रता कोई भी हो वो तभी अच्छी लगती है जब बंधनों से आच्छादित हो। जरूरी है कि इसके लिए कुछ नियम बनाए जाएं, कुछ व्यवस्थाएं क्रिएट की जाएं, और नो डाउट कि रील ने बहुत सी प्रतिभाओं को आगे लाया है। आपने प्रतिभा की बात की है, हमने शुरुआत में ही इसका जो आकर्षण है उस पर चर्चा की है, और पूनम कालिया जी ने ये भी कहा है कि इसके कुछ जो दुष्प्रभाव हैं उसकी भी उन्होंने कुछ बात छेड़ी। इससे पहले कि हम इसके दुष्प्रभाव की बात करें, लेकिन ये बात करनी बहुत ज़रूरी है कि इसका सार्थक उपयोग भी किया जा रहा है और अच्छा ज्ञान भी दिया जा रहा है, जागरूकता की बात की जा रही है, और जो लोग ये काम कर रहे हैं उन्होंने ये साबित किया है कि रील्स जो है वो गागर में सागर भरने जैसा माध्यम भी है। यानी कम समय में आप कितने प्रभावशाली ढंग से अपनी बात कह सकते हैं, ये भी एक थोड़ा सा और अगर क्रिएटिव टच दिया जाए ना, जैसे मैं अगर लिटरेचर की बात करूं तो बहुत सारे साहित्य ऐसे हैं। पिछले दिनों गुनाहों के देवता को खंडों खंडों में रील के रूप में प्रस्तुत किया गया। आशुतोष राणा जैसे अच्छे कलाकार जिन्होंने रामायण और रस्मरथी वगैरह का पाठ करके पॉडकास्ट के जरिए और उस पॉडकास्ट के चर्चा को रील में कन्वर्ट करके लोगों तक पहुंचाया है। तो नो डाउट कि ये चीजें, अच्छा, इन चीजों का अनुसरण अगर युवा करता है तो बहुत अच्छा है। लेकिन युवा, क्योंकि एकदम से जो युवा हैं जो अभी अभी तरुणाई की अवस्था को पार कर रहे हैं, विवेक अक्सर तब जागृत होता है जब व्यक्ति का यौवन चला जाता है। तो इस स्थिति में जो चयन का विवेक होता है वो शून्यता की तरफ होता है। तो शून्यता अक्सर कई बाहरी चीजों को भरने लगती है। इधर जो नग्नता परोसे गए रील के माध्यम से, जो ट्रेंड, वो जो स्टंट वगैरह लगाने की जो प्रक्रिया रही, ये सब नो डाउट कि युवाओं की मानसिकता को प्रभावित तो किए हैं। बहुत अच्छी उदाहरण दी है आपने कि कैसे वो छोटी छोटी रील्स में बहुत अच्छे एपिसोड्स दिखाए जा रहे हैं। मैं ये सोचने पे मजबूर हूँ कि आखिर ये फिल्टर लगेगा कहाँ से, ये फ़िल्टर कहाँ से लगेगा। ना तो ये घर में लग रहा है, पेरेंट्स भी मैं यहाँ तक भी देखने को आई, इवन एंड डॉक्टर्स तक बता रहे हैं कि बच्चों को इसका एडिक्शन इतना हो चुका है, इसकी लत 1 साल के बच्चे को भी लग सकती है, इसकी 20 साल को भी लग सकती है, और इसकी 80 साल के बूढ़े को भी लग सकती है। ये एक लत की तरह है ना। ये हमारा डिपोमिन जो है एकदम से उसके मतलब निकल कर बाहर आता है कि हमें खुशी दे रहा है बस, या कह ले कि डोपामिन का एकमात्र जरिया हम समझने लगे हैं। विकास जी, आप मीडिया में हैं, समाचार पत्र में हैं, आज मीडिया चैनल्स की बात करें तो उन्होंने भी रील्स या कह लो कि शॉर्ट वीडियोस का तरीका बहुत अपनाया है। बिल्कुल जी हाँ, मीडिया में आपको पता है कि जो चीज़ सबसे ज़्यादा लोगों को पसंद आए उसी पे फोकस किया जाता है। दिखता है सो बिकता है। बिल्कुल सही है। और रील, जैसा सर ने बताया, मैम ने बताया कि आपको 30 सेकंड से 1 मिनट में, जैसे इन्होंने आशुतोष जी का जिक्र किया, आपको बेसिक कॉन्सेप्ट कम से कम बता देती है। तो वो वही उसकी एडिक्टिव नेचर है, और उनको बनाया भी इसी पर्पज से जाता है कि आपको अपनी बात 30 सेकंड या 1 मिनट में कंप्लीट कर देनी है और पूरा एंटरटेनमेंट भी हो जाए। तो इसलिए मीडिया का भी एक पार्ट रील्स हो गया है। हम लोग, जैसे जिस संस्थान में मैं बिलोंग करता हूँ, हम लोग सुबह और शाम को रील्स के माध्यम से, आज सुबह मान लीजिए 8 बजे से लेकर शाम तक क्या होने वाला, बड़े घटनाक्रम, और शाम को आज दिन भर में क्या हुआ, तो हम 1 मिनट 2 मिनट की रील में आपको पूरा कॉन्सेप्ट रीडर्स को दे देते हैं। मतलब कि व्यावसायिक पक्ष भी एक बहुत भारी है। जी, ये दोनों चीज़ें, जैसा मैंने शुरुआत में ही कहा, ये चाकू की तरह आप सब्जी भी काट सकती हैं और उंगली भी कट सकती है। मुझे भी ऐसा ज्ञात होता है कि हमारा फोकस सबसे ज़्यादा जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, ठीक है ना, उसके ऊपर होना चाहिए। तो ये जो लत उन्हें लगा दी गई है, साइंस में अब इस बात को साइंटिस्ट ने प्रूव कर दिया है कि ये ड्रग एडिक्शन की तरह है।
तो बच्चा अगर ड्रग्स ले रहा है तो हमारे लिए खतरनाक है। हम समझते हैं कि वो सोसाइटी के लिए भी खतरनाक हो गया, लेकिन जब इसका कंपैरिजन, स्क्रॉलिंग का जो कंपैरिजन है वो ड्रग एडिक्शन से किया जा रहा है, तो हम सोच सकते हैं कि हमारा युवा समाज अब कहाँ जा रहा है। जी अनिल जी, आप क्योंकि हिंदी विभाग से जुड़े हुए हैं और आपने एक बहुत अच्छी उदाहरण भी दी थी कि कैसे रील्स में छोटे छोटे एपिसोड बनाकर हम कुछ ज्ञानवर्धक वीडियोस शेयर करते हैं। आप इसका बहुत ही सकारात्मक पहलू बता रहे थे। तो देखिए, दो चीजें हैं कि नकारात्मकता और सकारात्मकता दोनों एक सिक्के के दो पहलू। अगर कुछ अच्छा मिल रहा है तो वो अंधा युग में एक लाइन है, कहता है कि आस्था तुम लेते हो तो अनास्था लेगा कौन। अगर मेरा समर्पण तुम लेते हो तो असमर्पण के भाव भी आपको बर्दाश्त करना पड़ेगा। रील में मैंने कई लोगों को अच्छा कार्य करते हुए देखा है। जी, मैं फिर से बताना चाहूँगा कि कई विश्वविद्यालय इस पर पढ़ाई करवा रहे हैं, कई यूनिवर्सिटीज अपने सिलेबस में इसको शामिल कर रही हैं, क्योंकि ये जमाना 2020 का है, टेस्ट और वनडे का नहीं है। ध्यान दीजिए, समय बहुत तेजी से बदल रहा है। हमारे पास अब वह समय नहीं रहा 15 मिनट का समाचार सुने। समाचारों में भी बुलेटिन की प्रथा है। तो ये जो साहित्य, मैं फिर बता रहा हूँ, प्रकाशन संस्थानों ने इसका बहुत अच्छा उपयोग किया। अगर व्यावसायिक, उन्होंने अपनी किताबों की बिक्री रील्स के माध्यम से की। एक्सपर्ट उन्होंने सिर्फ रील्स के नियुक्त किए। आपको बताऊं, भारत में तेजी से नौकरी के क्षेत्र में भी विकास आया है। इस रील के माध्यम ने लोगों को अच्छे रोजगार भी दिए हैं। ये लाख रुपए से लेकर 25,000 रुपए तक की नौकरी लोग कर रहे हैं। बड़ी संख्या में युवाओं को रोजगार मिला। उन युवाओं को रोजगार मिला जो एकदम ग्रामीण जीवन से शुरू हुए थे। उन्होंने कभी सोचा ही नहीं था कि महानगरीय जीवन भी वो जी सकेंगे, लेकिन उन्हें टप से उठा लिया गया और ऐसे प्लेटफॉर्म पे वो अपनी प्रतिभाएं निखार रहे हैं कि देखकर आश्चर्य होता है कि अगर रील की दुनिया ना होती तो ये कहाँ होती। और इसका आपने बहुत सकारात्मक पक्ष हमें बताया, लेकिन हम ना चाहते हुए फिर इसके दुष्प्रभाव की ओर आते हैं, क्योंकि आंकड़े बताते हैं कि जो रील्स बनाते हुए लोग अपनी जान गंवा देते हैं, उनमें से भारत पूरे विश्व में सबसे आगे है, जो कि एक बहुत ही चिंता का विषय है। यानी कि हम रील्स बनाने के चक्कर में कोई भी खतरा मोल ले रहे हैं। जी जी, धीरे धीरे जागरूकता बढ़ेगी। जैसे पहले शक्तिमान करके एक सीरियल आता था, तो उसमें शक्तिमान बनने के चक्कर में लोग घरों से कूद जाते थे। तो धीरे धीरे जैसे जैसे समझ विकसित होती जाएगी, जैसे जैसे लोग फालतू की चीजों से अच्छे कार्यों की तरफ डाइवर्ट होते जाते हैं। देखने में तो सर ये परिपक्वता आ सकती है, लेकिन जो रील्स बना रहे हैं जिनका सिर्फ यही मोटिव है कि कुछ भी परोस देना है, उनका सामाजिक दायित्व कोई है ही नहीं, तो क्या हम अपने सामाजिक दायित्व से पीछा छुड़वा सकते हैं? हमें क्या करना पड़ेगा इसके लिए? हम अगर समाज में रहते हैं और हमें, शायद अध्यापिका होने के नाते मेरा सबसे ज़्यादा फोकस मेरे बच्चों पे है कि इसमें उनका जो लॉस हो रहा है, बच्चों में समझ तो है ही नहीं। और सबसे बड़ी बात है, ये साइंस प्रूव कर रहा है कि लॉन्ग टाइम मेमोरी बिल्कुल हमारी ख़त्म हो रही है। अगर बच्चा 20 रील भी देख रहा है तो उसको याद नहीं है कि उसने पिछले 20 मिनट में 20 रील में क्या देखा। एकाग्रता का जो समय है वो कम हुआ है। जी। देखिए, इस पर आपकी चिंता मैम की जायज़ है और इस चिंता को पूरी दुनिया में महसूस किया जा रहा है। जी, यूरोप के 27 कंट्री, इवन मुस्लिम बहुल जो गल्फ के कंट्रीज हैं, UAE, उन कंट्रीज में भी अब इस पे टीनेजर्स पे, 16 साल से कम के बच्चों पे सोशल मीडिया देखने पे कुछ पाबंदियां लगाई जा रही हैं। चाइना में भी शुरुआत हो चुकी है, इंग्लैंड में अगले साल से शुरुआत हो जाएगी। इवन इन इंडिया, भारत में हमारे 2 राज्यों ने, आंध्र प्रदेश में भी उन्होंने ऐसी रेगुलेशन की हैं। ऑस्ट्रेलिया ने इसमें सबसे पहल की है और हमारे देश में थोड़ी चीज़ें स्लो होती हैं, हमें पता है जी। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री ने ऑस्ट्रेलिया ने जो मॉडल अपनाया है उसकी तारीफ की है। बहुत अच्छी जानकारी दी है। जी हाँ, और ये रील्स का जैसे दुष्प्रभाव की बात करें तो आपने जैसे शुरुआत में कहा कि हमें कुछ समय बाद रील्स को आप इस्तेमाल नहीं करते, रील्स आपका इस्तेमाल करने लगती हैं। तो जब 1 घंटा, जो कि एक मिनिमम एवरेज आ गया हुआ सामने, और मैक्सिमम जो 3 घंटे 4 घंटे लगा रहे हैं, तो वही आप क्रिएटिव वर्क से दूर भी हो रहे हैं आपको, क्योंकि तुरंत आनंद मिलता है, तो इसलिए बुक्स पढ़ना बोझिल लगता है, डीप स्टडी करना बोझिल लगता है, और वो हमारा नुकसान है। मुझे लगता है ये सबसे ज़्यादा नुकसान जो खास करके बच्चों का हुआ है वो कोरोना पीरियड में हुआ है। पहले पेरेंट्स फ़ोन देते नहीं थे, स्ट्रिक्टनेस थी बच्चों के लिए कि बच्चों को फ़ोन नहीं देना, फिर वो कंपलसरी हो गया
फ़ोन देना और एक बार जो चीज़ बच्चों के हाथ में आ गई उसको छुड़वाना बहुत पूनम जी, मुश्किल मैं है। यहाँ आपको रोकते हुए एक और बात करना चाहूँगी कि हम अक्सर बच्चों की बात करते हैं या ख़ास तौर पे जेनज़ीज़ की बात करते हैं, लेकिन आज हम देख रहे हैं कि जो बुज़ुर्ग हैं उनके हाथों में भी मोबाइल है और वो भी इसके एडिक्ट हो चुके हैं। मेरे नज़र में, क्योंकि मैं चंडीगढ़ में भी रहा हूँ काफ़ी साल तक, तो अपना एक उदाहरण जो मेरा अनुभव है वो आपको बताना चाहता हूँ। तो चंडीगढ़ में पंजाब यूनिवर्सिटी की कैंटीन में हम लोग जाते थे रात को खाना खाली, वहाँ 24/7 की लाइफ है। तो एक स्टूडेंट मेरे वहाँ दोस्त बन गए, तो उन्होंने मुझे बताया, कहते कि उनकी मदर भी रिटायर्ड थी, तो कहता मैंने मम्मा को कहा कि अकेलापन होता तो मैं आपको स्मार्टफोन ले देता हूँ। ये थोड़ी पुरानी बात है, 4-5 साल पहले की। तो उन्होंने कहा कि मैंने टच स्क्रीन वाला फ़ोन यूज़ किया है, मेरे बस का नहीं है, तो मुझे ना लेके दो। कह रहा मैंने जबरन उनको स्मार्टफोन लेके दिया। कह रहा विकास जी अब मैं हफ्ते बाद जब जाता हूँ वो हरियाणा में अम्बाला के पास, तो मम्मा के पास टाइम ही नहीं है मेरे पास बात करने का। मैं शायद इसको एक सकारात्मक रूप में लेती हूँ, क्योंकि आजकल विघटन हो रहा है परिवारों में। बच्चे जो हैं वो उतना समय पेरेंट्स को नहीं दे पा रहे, तो जो अकेले बैठ के वो सोचते रहते थे उससे उनकी हेल्थ पे प्रभाव। बुजुर्गों के अकेलेपन में कुछ हद तक मदद हुई है, इसमें कोई शक नहीं है। मेरे मदर का खुद ऐसे था, तो हमने उनको जो फनी वीडियोस होते थे, आप उन जिस तरह से बच्चे को एजुकेट करना पड़ता है कि उनको क्या देखना है, इसी तरह से बुजुर्गों के लिए भी। तो उनको मैं फनी वीडियोस जो निकाल के, चाहे जानवरों के होते थे, इस तरह के वीडियोस उनको निकाल कर, आपको पता है स्क्रॉल करने पे एक तरह का वीडियो बार बार आने लग जाते हैं, तो वो बहुत ही इंटरेस्टिंग लगता था। अनिल जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, बुजुर्गों को, चाहे वो बुजुर्ग हो, युवा हो या बच्चे हो, सबको अपनी अपनी भूमिका का सार्थक निर्वहन तो करना हो, क्योंकि एक तरीके की कल्चर जो बिल्डअप होती है उसमें सबका योग होता है। बुजुर्ग बच्चों को कोसें, बच्चे बुजुर्ग कोसें या युवा दोनों को कोसें, इस प्रवृत्ति से हमें बाज आनी चाहिए, इसलिए कि एक व्यवस्था के तहत सभी कार्य करते हैं। अगर बुजुर्ग कुछ अच्छा उदाहरण पेश करें तो मुझे नहीं लगता कि बच्चा अपने ट्रैक से बाहर जाएगा। अच्छा उदाहरण पेश, कजरी गाए जा सकते हैं, लोकगीत गाए जा सकते हैं, रील बनाकर उनको ट्रेंड में लाया जा सकता है, यूट्यूब चल रहे हैं, तमाम माध्यम, ब्लॉग्स हैं। इन चीज़ों के माध्यम से अगर आप बच्चों को प्रेरित करते हैं ला करके, तो वो अगर इस साइड डाइवर्ट होते हैं तो मुझे नहीं लगता डिजिटल एक साक्षरता जो है उसकी कमी हम देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा है, वो होनी बहुत ज़रूरी है। एक जो बात रील्स में, हम जो सब रील्स बनाते हैं, अपने अपने चैनल्स हैं, वो लाइक्स और व्यूज़ का बहुत ज़्यादा प्रेशर रहता है, और हम बहुत बार ऐसा भी देखा गया है कि जो लोग दूसरे काम कर रहे हैं, जैसे कि हम देख रहे हैं कि पर्यटन स्थलों पर बहुत भीड़ है, धार्मिक स्थलों पर पहले से ज़्यादा कहीं ज़्यादा भीड़ है, यानी कि कोई जा रहा है तो हमें भी जाना है, और उस चक्कर में बहुत सारे हादसे भी हो रहे हैं। बिल्कुल, अंधा अनुकरण हर जगह है, लेकिन बात वही है कि एक शेर मुझे याद आता है, उसकी लाइन है कि शौके दीदार है गर तो नजर पैदा कर। अगर आपको कुछ अच्छी चीजें देखनी है तो आंखें खोलिए। उधार के आंख से अच्छाई नहीं दिखती है। अपनी आंखें खोलेंगे तो मैं कह रहा हूँ कि वैश्वीकरण के इस दौर में चीजों पर एकाएक प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकते, एकाएक उनको रोका नहीं जा सकता, खत्म नहीं किया जा सकता। फिर वही कि बाजार हर तरह के उपकरण दिया है, लेकिन जब आप मार्केट में जाते हैं तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप खरीदना क्या चाहते हैं। आप पुस्तकें भी खरीद सकते हैं, आप पिस्तौल भी खरीद सकते हैं, लेकिन आप पुस्तकों की तरफ ही क्यों जाते हैं? क्योंकि वो आपकी जरूरत है, वो आपका स्वप्न है ना, उससे आपके जीवन की गति निर्धारित होती है। तो तय हमें आपको ही करना है कि रील बनेगी तो इसको रोका तो नहीं जा सकता, क्योंकि अब इसको प्रोफेशनल कल्चर में भी शामिल किया गया है और उसको प्लेटफॉर्म भी दिया जा रहा है, व्यावसायिक रूप भी ले लिया है। हमने इस बात पे भी चर्चा की कि इस पर रोजगार भी अच्छे निकल करके आए हैं, कई घरों की रोजी रोटी इस रील के माध्यम से चल रही है। तो ये एक बैग तो नहीं रुकेगी, लेकिन इसको ले किधर जाना है, इसके लिए कुछ व्यवस्थाएं बने, कुछ नियम बने और कुछ काम हम सब भी करें, क्योंकि दोषारोपण अंततः किसी चीज का सिद्धांत नहीं सर, मैं इस बात से भी बात करना चाहूँगी इस पे कि कहीं ना कहीं पेरेंट्स से, आपने भी बहुत सारी रील्स देखी होंगी जहाँ पे 2-2, 4-4, 5-5, 6-6, 7-7 साल के बच्चे हैं जिनको सिर्फ प्रोफेशन के लिए या वो जो अर्निंग आ रही है उसके लिए बच्चों को यूज़ किया जा रहा है। तो क्या ये सही है? वहाँ पर बच्चों की गलती नहीं है, वहाँ पर पेरेंट्स रिस्पॉन्सिबल है। इस पर मैं कहता हूँ कि अति सर्वत्र वर्जित है, जो भी एवरीथिंग विच इज इन एक्सेस इज बैड। बिल्कुल, तो ये बात आपकी चिंता सही है। ये पेरेंट्स का रोल तो मानना पड़ेगा, उनकी भूमिका माननी पड़ेगी। पेरेंट्स, अब बच्चा रो रहा है
तो आपने तुरंत से बड़ा सा स्क्रीन वाला स्मार्टफोन खोला, उसमें रील्स लगाई सारी, उस जी बिल्कुल कहीं ना कहीं बच्चों की मेंटल हेल्थ पे, बच्चों की आंखों पे असर पड़ता है। और जो एडल्ट देर रात तक, जी साइंटिस्ट कहते हैं कि देर रात तक ब्लू स्क्रीन नहीं देखनी चाहिए, उससे नींद आपकी की नींद समस्या भी प्रभावित आती होती है है। तो अगर आपकी नींद प्रभावित हो रही है तो वो डायरेक्टली रिलेटेड है आपकी बिल्कुल हेल्थ से। बिल्कुल बिल्कुल आपने सेहत की बात की है, एक मनोवैज्ञानिक पक्ष है इसका कि रील्स से देखते हमारा जो एकाग्रता का समय है कम हुआ है। जी। हम कुछ सेकंड्स की रील भी पूरी नहीं देख पाते, बिल्कुल जल्दी जल्दी स्क्रॉल कर देते हैं। तो इससे एंजाइटी का जो बहुत ज़्यादा हम देख रहे हैं कि सभी में एंजाइटी बढ़ रही है। देखिए, अगर आपको 30 सेकंड, 1 मिनट 20 ज़्यादा लग रहा है, जी तब आप आधे घंटे की बुक, 1 घंटे की बुक कैसे पढ़ेंगे? तो डीप स्टडी जो है वो कैसे होगी? यही नहीं हो पा रही और एल्गोरिदम ऐसा है, आप जानते हैं एल्गोरिदम के बारे में, अगर आप मान लीजिए आपने किसी स्पोर्ट्स की रील्स पे क्लिक किया, लाइक किया, तो अगले आधे घंटे में 25 रील्स तो आपको स्पोर्ट्स के मिलने वाले हैं। और गलती से आपने कोई ऐसी रील देख ली जो कि आपके लिए ठीक नहीं है, तो आपको बार बार वही रील्स दिखाई देगी। तो ये एक स्ट्रक्चर है, ये रील्स जो हैं बड़ी आसानी से नहीं बनती हैं, इस पर काफ़ी दिमाग लगता है। किस तरह से आपके दिमाग को एक तरह से कैप्चर या हाईजैक कर लिया जाए। 30 सेकंड के बाद भी, 1 मिनट के बाद भी आपको जब खुशी मिलती है, आपको जो आनंद मिलता है, तब आपकी उंगली दूसरी, तीसरी, चौथी, आप कहीं रुकते नहीं। रील्स का संसार खत्म नहीं होगा, आपका समय खत्म हो जाएगा। हाँ सर, वैसे भी जिस एज में हम लोग हैं, अगर यंगस्टर की बात नहीं भी करें, तो जब हमारी मेमोरेबल मोमेंट्स जो होती हैं, आप देखिए आपको बचपन के वही दिन याद आते हैं। आप कैसे बाहर भाग रहे थे, आपने रस्साकशी की है, आपने जो स्पोर्ट्स बाहर खेले, आपको वही चेरिश करते हैं। तो रील्स तो हमें चेरिश कर ही नहीं पाती, हम तो भूल ही जाते हैं कि हमने देखा क्या है। इस बात में पूनम जी ने एक जवाब भी दे दिया है कि हम जो खेल कूद है या फिर किताबें पढ़ना या और भी कोई गतिविधियां हैं, उनमें शामिल होना ज़रूरी है। सो एक तरह से आपने इसका एक सलूशन भी बताया है। अब क्योंकि इस पर चर्चा का जो समापन का समय है, पता ही नहीं चला कब हो रहा है, तो आखिर में आपसे सभी से पूछना चाहेंगे कि इसका जो समाधान है वो क्या हो सकता है, क्योंकि एक तरफ हमारे पास बहुत ही एक अच्छा कंटेंट है जो लोगों को बहुत ही अच्छी दिशा दे रहा है, और दूसरी तरफ भ्रमित करने वाला जो है कंटेंट वो भी है। तो इसका सदुपयोग कैसे किया जाए? विशेष तौर पर अगर मैं 1-2 वाक्य में कहूँ तो ये कि अपने विवेक का इस्तेमाल किया जाए और सही कंटेंट को न सिर्फ लाया जाए बल्कि बढ़ावा भी दिया जाए। ये एक अच्छा माध्यम हो सकता है। लेकिन एक बहुत ही एक दुखद पहलू है कि अगर हम देखें कि वो वीडियोस जिनमें कुछ अच्छा कंटेंट है वो लोग इतनी नहीं देखते, उसके उल्ट जिनमें कुछ ऐसा कंटेंट है जो हमारे लिए सही नहीं है, उनको बहुत व्यूज मिले होते हैं। नहीं, इस पे ऐसा है कि ये मेरा अनुभव भी है जी, कि मान लीजिए कुछ रील्स आपको डिस्टर्बिंग है, आपको 1 या 2 दिन में ही मेहनत करनी पड़ेगी। कुछ रील्स आपको डिस्टर्बिंग लग रही हैं, आपकी पसंद की नहीं है, तो आप उसे ना देखें। आप उसमें कमेंट अपना दे सकते हैं, फीडबैक दे सकते हैं, रिपोर्ट कर सकते हैं, फीडबैक कह सकते हैं कि दिस इज़ नॉट रेलिवेंट टू माय इंटरेस्ट, ऐसा कुछ लिख सकते, आप फीडबैक दे सकते हैं। तो आप यकीन मानिए कि 1 या 2 दिन की एक्सरसाइज होगी, उसके बाद आपको वही रील्स देखने को मिलेंगी, क्योंकि एल्गोरिदम वर्क करता है जो आपकी पसंद की हैं, जो आपके टेस्ट की हैं। तो एक तो इसका ये पहलू मुझे लगता है कि प्रैक्टिकल सोल्यूशन है। दूसरा, पेरेंट्स को बच्चों को मान लीजिए थोड़ा परेशान कर रहे हैं तो मोबाइल उनके हाथ में थमाने से बचना चाहिए। तो अगर एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगा कि अभी मानसून आ रहा है, थोड़े दिन में खूब झमाझम बारिश होगी, तो एक तो आपके पास हल ये है कि आप बाहर जाएं, मानसून में भीगें, खूब मस्ती करें, आनंद करें, प्रकृति को महसूस करें, उसका आनंद लें। और दूसरा ये भी हो सकता है आप रील्स में बारिश को देखें। तो अब चॉइस इज योर्स। बहुत अच्छी आपने। और सबसे अच्छा यही रहेगा कि आप प्रकृति के करीब जाएं, उसे महसूस करें, मानसून में खूब सारे पौधे लगाएं, ग्रीनरी बढ़ाएं, ना कि रील्स में 3 घंटे देखने के बाद अपना समय वेस्ट करें। परिवारों का जो दायित्व आप बात कर रही थी, बिल्कुल। मैं एक अध्यापिका के तौर पे बता रही हूँ। जैसे सर ने कहा कि मानसून आ रहा है, तो मेरी क्लास में ऐसा होता था कि जिस दिन बारिश का मौसम होता था, गवर्नमेंट स्कूल में मैं रही हूँ, तो वहाँ पे पानी खड़ा हो जाता था। तो मैं सभी बच्चों को कहती थी किश्तियाँ बनाओ,
और वो सभी बच्चे, कई बार मुझे इस बात के लिए डांट भी पड़ती थी क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन में जो बैठे हुए हैं वो शायद इस चीज़ को पसंद नहीं करते थे, तो मैं सारी क्लास को बाहर लेके जाती थी और वो किश्तियाँ छोड़ने का एक कंपटीशन करवाती थी। अब धीरे धीरे चाहे सरकारी स्कूल ले लीजिए, स्मार्ट स्कूल बन गए, वहाँ पे वही कल्चर आ गया है कि आप उससे पढ़ाइए, स्मार्टफोन है उनके साथ, तो वो भीगने का मज़ा तो सर बारिश में आएगा, देखने से नहीं अनिल आएगा। जी, आपकी तरफ से भी वो कागज की कश्ती और जी, बारिश का पानी, वो गाने ही रह जाएंगे सर जो बहुत अच्छा। ऐसे टीचर, सभी टीचर्स करें तो देखिए, टीचर्स तो होते ही प्रायोगिक हैं जी। और माता पिता को भी प्रायोगिक होना पड़ेगा। प्रयोग करना हमारा धर्म है। रील भी एक तरीके का प्रयोग ही है। अच्छा करोगे तो रिजल्ट अच्छा निकलेगा, खराब करोगे तो खराब निकलेगा। बस बात वही है कि आपको ही तय करना पड़ेगा कि आप इस बाजार से लेना क्या चाहते हैं। जी, तकनीक हमेशा एक साधन होती है, साध्य नहीं। इसलिए ज़रूरत इस बात की है कि हम डिजिटल दुनिया का हिस्सा तो बने, लेकिन जिम्मेदारी से इसका इस्तेमाल भी करें, विवेक के साथ इस्तेमाल करें, तब ही ये समाज में सकारात्मक बदलाव का माध्यम बन सकती है। इस परिचर्चा में आपने भाग लिया विकास जी, अनिल कुमार पांडे जी और पूनम कालिया जी, और बहुत अच्छी बातें आपने साझा की हमारे साथ। बहुत बहुत शुक्रिया। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।